आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में मॉडल पेपर नंबर 7 और कुछ क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक अथवा में आता है, तो वो एक तो हमने कर लिया है। सेकंड देखिए इसका, इसमें लिखा हुआ है 34, इसमें एक सीरीज़ दे रखी है 34 है, फिर 32 है, फिर 30 और इसी प्रकार आपको अंतिम पद भी दिया हुआ है 10। पहले तो ये पूछा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और फिर पदों का योग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पदों का योग ज्ञात करने के लिए पहले पदों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। ए का मान कितना है इसमें 34 है, डी का मान A2 माइनस A1 होता है, तो A2 कितना है इसमें 32 और A1 कितना है 34, तो आंसर आएगा -2। यहाँ जो ये L है वो कितना है 10। आप लोगों से ये पूछा है कि योग ज्ञात करो। अब योग ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि n निकालना पड़ेगा। पहले n निकालने की जरूरत है, तो L का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 10। a का मान हमारे पास है 34 प्लस n माइनस 1, डी का मान है -2 बराबर 10। यहाँ 34 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो 34 हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 और गुणा में इसके है -2। यहाँ बचेगा -24 और n माइनस 1 और -2। ये -2 से 24 कटता है कितनी बार 12 बार, तो n बराबर कितना आएगा 13। अब ये क्यों आया एक बार फिर समझ लो, क्योंकि ये माइनस का जो 1 है वो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। अब इसके बाद में आपको योग निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस l। Sn, n का मान कितना है अभी 13, n का मान 13 है तो 13/2। अरे कोई जाके ये युद्ध बंद करवा के आओ, जाओ बोलो उनको, आवाज मत करो। a प्लस, तो a का मान कितना है 34 और l का मान कितना है 10, तो 13/2 और 34 और 10 कितना हो गया 44। ये 2 से कटता है 22 बार, 13 दूने 26, हासिल कितना बचा 2, 13 दूने 26 और 2 28। तो ये जो संख्याएं दे रखी है आपको 13 संख्याएं हैं ये, और इन 13 संख्याओं का जो टोटल है वो है 286। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो है 18 नंबर, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। अब डस्टर नहीं है आपके पास, कागज। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दे रखा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके शीर्ष दे रखे हैं। तो 4 शीर्ष दिए हुए हैं चतुर्भुज के। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर केवल मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो डिपेंड करता है वो चतुर्भुज कौन से प्रकार का है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं केवल रेखा गणित की, तो उसमें एक चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का होता है 2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की जो ऊंचाई है उसका गुणनफल और उसका आधा, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग चतुर्भुज का, जैसे सम चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहाँ ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रेखा गणित का ना होकर निर्देशांक ज्यामिति का है, तो यहाँ चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं है। तो एक चतुर्भुज को विकर्ण बनाएंगे तो वो 2 त्रिभुजों में बदल जाएगा। ध्यान से देखना, एक चतुर्भुज बनाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कुछ बोला नहीं है कि वह कौन से प्रकार का है, तो हम कैसा भी बना सकते हैं। -4, -2, -3, -5, 3, -2 और आखिरी पॉइंट है 2, 3। इनके नाम लिखते हैं A, B, C और D। अगर एक विकर्ण बनाए, कोई भी एक विकर्ण बना सकते हैं, इसमें 2 विकर्ण है, चाहो तो आप B और D को मिला सकते हो या फिर A और C को। तो यहाँ देखिए, एक तो ये त्रिभुज बना है और दूसरा ये, इन 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज A, B और D, ध्यान से देखना, A, B और D, मतलब पहले त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इन सब के अगर मान रखें तो ध्यान देना, x1 अगर मैं d बिंदु को पहला बिंदु मानूं, है ना, d को या किसी को भी मान सकते हैं, d को मान लेते हैं, तो कितना है x1 का मान 2। फिर y2 का मान कितना है, दूसरे बिंदु में y का मान कितना, -2। फिर माइनस है y3 का मान माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखूंगा मैं। x2 का मान देखो माइनस में है, तो यहाँ -4 है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट y3 है, y3 मतलब कितना है, -5। फिर माइनस y1 का मान कितना है, 3 है। प्लस x3, तो x3 का मान कितना है, -3 है। -3 है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। y1 का मान कितना है, 3। माइनस y2 का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बहुत सिंपल है, 1/2। ये देखिए 3 है, 5 में से 2 को घटाओगे 3 आएगा, और 3 दूना 6। यहाँ ये 8 है, 8 को 4 से गुणा करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32। यहाँ ये माइनस का है, अंदर जो 5 है वो प्लस का है, तो यहाँ से 15 क्या आएगा, माइनस का। और ध्यान से देखो, ये हो गया 1/2, 38 माइनस 15, तो ये कितना बचेगा, मैं ये लिख देता हूँ 23/2 वर्ग इकाई। ध्यान से देखो, यहाँ से अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 23। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 23/2 वर्ग इकाई, इस त्रिभुज का। इसी प्रकार आपको ऊपर वाले त्रिभुज का निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। चेंज बस इतना आएगा कि पहला और तीसरा बिंदु तो वही है, लेकिन दूसरा बिंदु सी बन गया इस बार, पहले कौन सा था, ए। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी कोई ना कोई उत्तर आएगा ना हमारे पास, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसको और इसको जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लास्ट में बता देता हूँ कि आपको इस प्रकार लिखना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और ABCD का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज के साथ अगर हम जोड़ते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो इस चतुर्भुज का ओवरऑल क्षेत्रफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अथवा में है एक और, उसमें आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, और ये बोला है कि वो तीनों सरेख है। तो एक बिंदु है, उसके निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, वहाँ लिखा हुआ है x, y, और फिर ये बोला है कि आपको एक समीकरण प्रूव करनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 3 बिंदु अगर संरेख होते हैं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 0 होगा। ध्यान से देखो, 3 बिंदु दे रखे हैं, और फर्स्ट जो पॉइंट है वो x, y है, फिर है -5,7, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है -4,5। ये 3 बिंदु संरेख दिए हुए। मुझे ये बताओ, इन 3 संरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है क्या? अब त्रिभुज नहीं बना है, फिर भी मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो फिर उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान देना, हम जानते हैं कि, जानते हो क्या आप लोग, हम जानते हैं कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, अभी किया हमने, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, और बराबर कितना है? 0। इसमें ध्यान से देखो, इसे हम पहला बिंदु मानेंगे तो x1 का मान हमारे पास कितना है? x है। ये जो 1/2 है ना, यहाँ 2 भाग में कहाँ चला गया? गुणा में। तो यहाँ अब मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ हम लिखेंगे x1 का मान कितना है? x। y2 का मतलब दूसरे बिंदु में y निर्देशांक कितना है? 7 माइनस y3 का मान है 5 प्लस x2 है, x2 का मान माइनस में देखो तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ 5। समझ आ रहा है? यहाँ देखिए प्लस है, पर ये खुद मान माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस ही तो आएगा। इंटू y3 का मान कितना है? 5, और y1 का मान कितना है? y है, प्लस x3 का मान -4, तो फिर मैं -4 लिखूंगा। y1 का मान कितना है? y, और y2 का कितना है? 7, और बराबर क्या चल रहा है? 0। चलो यहाँ से हटा दो। अब ये कितना? 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2, तो 2x हो गए।
ये ध्यान से देखना, 5 को अगर अंदर गुणा करते हैं तो ये आएगा माइनस का 25 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5y। यहाँ देखो -4 को y से करेंगे तो -4y और माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 7 चौके 28 बराबर 0। यहाँ देखो 5 में से 4y अगर घटेगा तो y बचेगा। ये 2x है तो मैंने 2x को लिख दिया, बीच में प्लस। ये 25 माइनस का है, 28 प्लस का है, तो 28 में से 25 निकालोगे तो कितना आएगा 3। और ये आपको प्रूव करना है। ये जो अभी इक्वेशन आई है ये ही प्रूव करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करेंगे 19। ये ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन को मिलाकर बनाया हुआ है ना। थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये ध्यान से देखना। इसमें कुछ एलजेब्रा के फॉर्मूले यूज होंगे तो बिल्कुल एकदम आराम से समझाऊंगा मैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि ये 2 ना क्वेश्चन को मिला के बनाया हुआ है। तो ध्यान से देखो, सिद्ध करना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें ये लिखा हुआ है 2 × 2 गुणा साइन पर 6 पावर है और प्लस कोस पर भी कितनी पावर है 6, -3 साइन पर 4 है पावर और प्लस कोस पर भी कितनी है 4 है और प्लस 1 लिखा हुआ है और इसका आंसर 0 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए इसका? 0। सिद्ध करना आपको ये। तो मैंने कौन सा पार्ट ले लिया? LHS। ध्यान देना, आप लोगों को ये सिखाया हुआ है अगर घात 2 होती है तो उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ घात 2 ना होकर 4 और 6 घाते हैं तो 6 घात को मैं बदल के क्या बना दूंगा? 3 पावर बना देंगे इसे, और 4 वाले को क्या बना देंगे? 2 पावर। तो ध्यान से देखो, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, और यहाँ लगेगा a² प्लस b² का। पहले तो हम फॉर्मूले को साइड में लिखते हैं। ध्यान से देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? वो होता है a प्लस b, फिर होता है इंटू a² माइनस ab और प्लस b²। फिर अगर मैं बात करूं a² प्लस b² की तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अभी ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। और एक बात और बता दूं, ये फॉर्मूला 2 बार यूज होगा। नीचे जो फॉर्मूला है वो 2 बार यूज होगा। अब ध्यान से देखना कि कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले मैं लिखूंगा 2 गुणा साइन की पावर जो 6 है उसको हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पावर पर जब पावर होती है तो वो घातें क्या होती है? गुणा होती है। तो 3 पावर लिखता हूं तो 3 दूना 6 हो गया ना, प्लस इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब, -3 साइन पर 4 पावर है जिसको मैं चेंज करके लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 2। अब ध्यान से देखना, यहां इसको मैं 1 मानता हूं ब्रैकेट को और दूसरे ब्रैकेट को हम मानेंगे b। तो ये हो जाएगा a क्यूब और प्लस ये हो जाएगा b क्यूब। ध्यान से देख लेना, ये a क्यूब है और ये b क्यूब। यहाँ a मैंने माना किसको है? साइन स्क्वायर को, और b किसको माना है? कोस स्क्वायर को। तो अब ये a और b के मान आपको इन दोनों ब्रैकेट में रखना है। तो पहले लिखा हुआ है a प्लस b, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये लिखा है मैंने a प्लस b। फिर आगे लिखा हुआ है साइन a स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 नहीं है उसमें, सॉरी, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, मतलब ए बी है, a और b, और प्लस मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। चलो करली ब्रेसेस लगा देता हूं मैं यहाँ। और ध्यान से देखो, मैंने यहाँ तक कर दिया है -3। फिर इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है नीचे वाला। इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। एक बार फिर ध्यान से देखो, यहाँ इसको मैंने a माना है तो ये a स्क्वायर हो गया, और दूसरे को b माना है तो ये b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। -2ab है तो 2, a का मान कितना है? साइन स्क्वायर है, और b का मान कितना है? कोस स्क्वायर है, और साथ में प्लस 1 है। आगे देखो यहाँ प्लस 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +1। अब ध्यान से देखना, आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ तो 1 आएगा तो उसको मैं लिखूंगा नहीं। इसके अलावा और ध्यान से देखो,
यहाँ जो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये जो प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इन दोनों को मैं पास पास लिखता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लेना, ये बीच में जो लिखा हुआ है उसको मैंने लास्ट में लिखा है और कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर को यहाँ साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर के पास लिखा है। फिर -3 है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और लास्ट में कितना है? 1 है प्लस। अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मूला 2 बार यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला एक तो देखिए यहाँ यूज़ हुआ, लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होगा। तो ये साइन स्क्वायर को मैं मानूंगा a, तो ये a स्क्वायर हो गया और कोस स्क्वायर को हम मानेंगे b, तो ये हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ आपको बस इन दोनों ब्रैकेट में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन है वो आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ से मैं लिखूँगा, ध्यान देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का मान कितना है? साइन स्क्वायर, और प्लस b का मान कितना है? कोस स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। -2a भी है, तो -2 a का मान कितना है? साइन स्क्वायर, b का मान कितना है? कोस स्क्वायर। ध्यान देना, अभी जो मैंने लिखा है वो केवल इन दोनों ब्रैकेट को हल करके लिखा है। आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा भी है। फिर -3 को अंदर भेजते हैं, माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 दूना 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और लास्ट में क्या है? +1। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये 3 को y से गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा वो +1 पहले से अलग है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। तो एक स्टेप में और यहाँ लिख देता हूँ, 2 बाहर है, इसका वैल्यू कितना है? चलिए 2 को बाहर नहीं अंदर भेजते हैं। 2 को अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका वैल्यू 1 है, तो इस 1 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2 आएगा ना। एक बार फिर देख लो, इस 2 को यहाँ जो 1 है उससे गुणा करेंगे 2 आएगा। फिर बीच में माइनस है, माइनस से पहले एक काम और करो, ये दोनों संख्याएं सेम है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। भाई जोड़ा क्यों है मैंने? क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। ये 3 हो गया, बाहर 2 है तो 3 दूना कितना हो गया? -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फिर आगे जो पूरा लिखा है वो सेम लिखेंगे, -3 + 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और +1। ध्यान से देखो, ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो कट गए क्योंकि सेम है और अपोजिट साइन है। यहाँ -3 है, ये 2 प्लस का है, वो 1 प्लस का है, तो ये 1 और ये 2 कितने हो गए? 3 प्लस के, और ये -3 है, तो सब कुछ कट गया। फाइनली आंसर कितना आएगा? 0। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे नहीं लगता कि इतना टफ एग्जाम में आएगा क्या, पर अलग अलग आ सकते हैं, 6 पावर और 4 पावर अलग अलग आ सकते हैं। अब इसके भी एक अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देखो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बहुत सिंपल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 के जो अथवा में लिखा हुआ है वो देखिए। इसमें लिख रखा है कोसेक थीटा और भाग में है कोसेक थीटा -1, फिर प्लस है कोसेक थीटा और भाग में है कोसेक थीटा और +1, और इसका आंसर आना चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, इसका आंसर मैं साइड में लिख देता हूँ, चलो अपने आप पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ देखो कोसेक थीटा और यहाँ भी कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा क्या आएगा? कॉमन। तो सबसे पहले हम कोसेक थीटा को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर कोसेक बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1। नीचे लिखा हुआ है कोसेक थीटा -1 प्लस 1 बटे और कोसेक थीटा +1, ये। अब ध्यान देना, बाहर तो कोसेक थीटा आपको सेम लिखना है, पर अंदर आपको एलसीएम लेना है। तो बताइए, दोनों संख्याएं अलग अलग है तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा। कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, इन दोनों को एलसीएम में लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। मैं कोसेक थीटा -1 का भाग इसमें करूंगा, ये कटेगा, ये बचेगा, जो बचता है उसको ऊपर गुणा करते हैं,
कोसेक थीटा प्लस 1 आएगा, बीच में क्या है प्लस। अब ध्यान देना, अगर मैं कोसेक थीटा प्लस 1 का भाग इसमें करूंगा तो ये बचेगा और इसको ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया। दूसरी बात ये कि कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कितना हो गया, 2 कोसेक थीटा। तो ध्यान देना, बाहर लिखा हुआ है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कितना हो गया, 2 कोसेक थीटा। और नीचे ध्यान देना a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। इसे मैंने a माना है तो ये a होगा, और 1 को b माना है तो यहाँ भी तो a कैसे b मानेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखिए यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब ध्यान देना, कोसेक को कोसेक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखिए 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और भाग में आपको ये पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये सर्वसमीका आपको आनी चाहिए। चलो मैं एक बार बताता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो अगर मैं इस 1 को यहाँ लेकर आऊँगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, 1 क्या हो गया माइनस का, और ये कोट स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो सिंपल बात ये है कि कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर, तो भाग में हम लिखेंगे यहाँ कोट स्क्वायर। एक बार फिर बताता हूँ, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, कोट स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन स्क्वायर, और इसी प्रकार कोट का होता है कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो बचा 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है 2 मैंने लिखा है, और 1 बटे कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और बस यही आंसर लेके आना था। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए स्टैटिक्स के क्वेश्चन किए हुए हमें ज़्यादा दिन हो गए, कर लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है, और उसमें अथवा में ऊपर वाला है, यहाँ मैं वर्ग लिख देता हूँ, और इसमें आपको अंतराल दिया हुआ है 0 से 6, फिर 6 से 10, फिर 10 से 14, और फिर 14 से 20। ये अच्छा क्वेश्चन है। 20 से 28, 28 से 38 है, और 38 से 40 है। ये अच्छा क्यों है वो मैं बता देता हूँ। अरे जिस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, बस वही अच्छा होता है, वैसे एग्जाम में आते हैं, है ना। बच्चे घर से प्रिपेयर करके जाते हैं कि ना अंतराल लगभग सेम आता है, पर इसमें अंतराल सेम नहीं है। यहाँ देखो गैप कितना है, 6 है, और यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप कितना है, 4 का है, यहाँ गैप 4 का है, यहाँ कितना है, 6 का है, यहाँ 8 का हो गया, यहाँ 10 का हो गया, और यहाँ पर 2 का ही है ना। तो ये गैप बराबर नहीं है, जो हम अंतराल देखते हैं वो बराबर नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम पद विचलन से नहीं कर सकते। पद विचलन विधि में हमें h से गुणा करना पड़ता है, और वो h होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल इसमें सेम है ही नहीं, तो h का मान हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य से कर सकते हैं या फिर समांतर माध्य से, जैसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वो दी हुई है 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। आप लोगों को ये तो पता ही है कि माध्य निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ आई निकालना पड़ता है। तो सिग्मा एफ आई इसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। देखो ये 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 और 4 12, 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 और 1 बार 1 जोड़ दो तो 19 और 1 20 हो गया, 20 और 20 कितना हो गया, 40। ये 40 आ गया। आप लोगों को ये पता है कि चाहो तो आप किसी भी विधि से करो, लेकिन एक्स आई तो आपको निकालना पड़ता ही है। तो एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई होता क्या है, इन सभी सीमाओं को जोड़कर आधा करते हैं। तो 6 का आधा कितना होता है, 3, लेकिन बाद में हम अंतर देख लेते हैं, उतना जोड़ते जाते हैं, तो ये भी एक गलती होगी। यहाँ इन दोनों का टोटल करेंगे, आधा होगा कितना, 8 होगा। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे कितना आएगा, 12। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे कितना आएगा, ये हो गया 34 का आधा कितना, 17। ये 48 का आधा कितना होता है, 24। ये कितना हो गया, 8, 8, 16, 5, 6, 66 हो गया क्या, ये 66 का आधा कितना होगा, 33। और ये कितना हो गया, 78 का आधा कितना होता है, 39।
ठीक है, आप ध्यान देना। अगर चलो कर लेते हैं ना, इसे हम एफ आई एक्स आई से ही करते हैं। तो f और x को गुणा करेंगे तो 11 3 कितने होता है 33, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80, 12 7 कितना होता है 84, और 7 चौके 28 मतलब 17 चौके 68, ये कितना होता है 24 चौके 96, 33 को 3 से तो ये आ गया 99, और ये कितना आएगा 39। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इनको जोड़कर लिखेंगे, अभी देखते हैं। 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 6 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 4 36, और 36 और 3 39। हासिल हमारे पास 3 है, 3 इसमें जोड़ेंगे 6 हो गया, 6 और 18 24 हो गया, 24 और 6 कितना 30, 30 और ये हो गया 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 और 3 49। ठीक है, तो 499 आ गया। ध्यान से देखो, अगर आपको x बार निकालना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई में हम भाग करते हैं सिग्मा एफ आई का। एक चीज़ और बता देता हूँ, हो सकता है कई बार गलत है ना, जल्दी के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, पर आपको मेन कॉन्सेप्ट देखना है ना। होगी नहीं गलती पर हो सकती है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो टोटल है वो 499 है, और सिग्मा एफ आई का जो मान है हमारे पास वो कितना है 40। तो इसमें हम एक बार 4 का भाग करते हैं, है ना। चलो मैं 40 को लिख सकता हूँ ना 10 साथ में गुणा में, है ना, एक ही बात है। 4 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर एक बचा 19 हो गया, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, है ना। कितनी बार जाएगा 4 3 12, 4 चौके 16, सॉरी 4 बार जाएगा, फिर 3 बचा है, तो इतना बहुत है ना। और इसमें हम अगर 10 का भाग करते हैं तो आंसर आएगा 12.4। इसके आगे भी कुछ आ सकता है, ठीक है, वो आप पूरा एग्जैक्टली कर लेना। तो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, उसका कारण है इसमें ना डिफरेंस बराबर नहीं है, तो कई बच्चे इसे उसमें पद विचलन से करने की सोचेंगे, या फिर आप जब एक्स आई निकालते हो तो वो तरीका आपका सीखा हुआ है कि एक बार हम जोड़ के आधा करके लिख देते हैं और बाद में उसमें जो अंतर है वो जोड़ते जाते हैं, पर ये दोनों तरीके से गलत होगा। ठीक है, अब इसके अथवा में देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 के जो अथवा में वो देखिए क्या है, इसमें लिख रखा है आपको बहुलक निकालना है। तो यहाँ मैं वर्ग लिख देता हूँ। 200 से 201 है, फिर 201 से 202 है, 1 1 का अंतर है। 202 से 203, फिर 203 से 204, 204 से 205 और 205 से 206। इसके साथ एफ आई दिया हुआ है बारंबारता 12 26 20 9 2 और 1। बहुलक पूछे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है वो होता है F1, और इसी के सामने जो वैल्यू छोटी होती है वो होता है L। यहाँ L का मान कितना आएगा 201। F1 के ऊपर वाली संख्या F0 होती है, और F2 कितना नीचे वाला होता है 20। अब यहाँ अंतर कितना है 1, तो H का मान 1 लिख देंगे। L का मान हमारे पास 201 आया है, प्लस F1 का मान कितना है 26, F0 हमारे पास है 12, 2F1 तो 26 का 2 गुना 52, F0 हमारे पास है 12 और F2 कितना है 20, और गुणा में H का मान कितना है 1। 201 प्लस 26 में से 12 घटाओगे आप तो कितना आएगा 14, 52 ये कितना है 32, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 20। बाहर तो 1 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये ध्यान से देखना, 2 से कटता है 10 बार, ये 2 से कटता है 7 बार, तो ये आएगा 201 प्लस 0.7। 0.7 क्यों? क्योंकि 7 में 10 का भाग करेंगे 0.7 आएगा, तो ये आएगा 201.7 फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपका है अलजेब्रा से है। तो चलिए, इस लेक्चर का टाइम हो गया, अब हम बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर।